याद है एक काम सौंपा था मैंने आपको। कौन सा काम? यार संडे को तो आराम से रहने दो। पता नहीं क्यों हर समय तुम्हारे दिमाग में काम ही काम घूमता रहता है। कभी माँ पिताजी की दवाई, कभी बच्चों की स्कूल फीस, घर में ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, सबका ख्याल रखती हो बस एक मुझे छोड़कर। रमन थोड़े शरारती अंदाज में बोला, बस आपको तो हर समय यही सब सूझता है। निधि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या करें यार, तुम तो कभी आगे से बस 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 दूर रहो। मैं इन सब के लिए तुम्हारे पास नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें याद दिलाने आई थी कि मैंने बच्चों के लिए एक ट्यूटर ढूंढने के लिए बोला था। बताओ क्या हुआ उसका? हुआ इंतजाम या भूल गए? वैसे मुझे पक्का यकीन है कि आप इस काम को भूल बैठे होंगे। अरे यार, तुमने तो हमें पूरी तरह भुलक्कड़ समझ लिया। अपनी माँ के खिलाए बादामों की बदौलत हमारी यादाश्त बहुत अच्छी है। और सुन लो, ट्यूटर भी ढूंढ दिया हमने। आज शाम को आएगी उनकी ट्यूटर। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। आज ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई काम आपको बताया और मेरे 2-4 बार याद दिलाने से पहले आपने उसे पूरा कर दिया। मान गए आपको, वह आपकी यादाश्त को। वाह भाई वाह, तारीफ करने का अंदाज ही निराला है आपका। वैसे ये तारीफ हो रही है या मेरी टांग खिंचाई, या आप खुद सोचो। मैं तो चली। शरारती अंदाज से रमन को देखते हुए निधि बाहर निकल गई। शाम को निधि चाय की तैयारी कर रही थी कि रमन ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। निधि, इनसे मिलो, यह है दीपाली जी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इन्हीं के बारे में बताया था मैंने तुम्हें। मेरा दोस्त पारस है ना, उनके बच्चे भी इन्हीं से पढ़ते हैं। रमन उसका परिचय दे रहा था, लेकिन निधि को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो सामने बैठी उस महिला को पहचानने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पलक उसे देखती जा रही थी। उसने दीपाली के अभिवादन का जवाब भी नहीं दिया। निधि के इस तरह देखने से दीपाली कुछ असहज महसूस कर रही थी। अरे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो तुम, जो तुमने इनके नमस्कार का भी जवाब नहीं दिया? क्या ये भी तुम्हें अपने मायके की तरफ से लग रही है? रमन उसकी तंद्रा भंग करते हुए बोला। रमन की आवाज़ सुन मानो वो किसी गहरी नींद से जागी हो। आप भी ना, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दीपाली जी, वो मेरा ध्यान गैस पर चढ़ाई चाय पर था। इन्होंने बुलाया तो मैं जल्दबाजी में गैस को बंद किए बिना चली आई। बस मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, चाय के साथ ही आराम से बातें करेंगे। ये कह निधि किचन की ओर चली गई। दीपाली को देख उसके मन में उथल पुथल सी मच गई थी। वही चेहरा, वही बोलती नसीली आंखें, कैसे भूल सकती हूँ इन्हें? हाँ वही तो है ये, लेकिन ये तो कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पूछूं इससे? नहीं, अभी जल्दबाजी सही नहीं और रमन के सामने कुछ भी पूछना सही नहीं होगा। ये सब सोचते हुए अपने मन पर काबू कर निधि चाय बनाकर एक मुस्कान के साथ बाहर निकली। चाय पीते हुए उसने खुद को सामान्य रखा। थोड़ी बहुत बात करने के बाद बच्चों के कमरे में उसे पढ़ाने के लिए भेज दिया। बीच बीच में जाकर वो 1-2 बार उसे पढ़ाते हुए देख आई। उसे दीपाली के पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा। बच्चे भी रुचि लेकर उसे पढ़ रहे थे। बच्चों की क्लास खत्म होने के बाद वो उसकी तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह, आपने तो 1 घंटे में ही बच्चों का मन जीत लिया, वरना ये शरारती तो ट्यूशन पढ़ने के लिए राजी भी ना थे। दादा दादी के बहुत लाडले हैं ना, हमसे तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए आपको रखा है। इन्हें ज़्यादा ढील मत देना, सिर पर चढ़ जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो होते ही शरारती है। वैसे मैं कई सालों से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, सब संभाल लूँगी, आप बेफिक्र रहे। दीपाली मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप रहती कहाँ हो? चितरंजन कॉलोनी। वहाँ से तो थोड़ा दूर पड़ेगा आपको आने जाने में दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो इससे भी दूर दूर पढ़ाने जाती हूँ, आप बेफिक्र रहे, मैं समय से पहुँच जाया करूँगी। ठीक है, कल फिर आप 5 बजे से आ जाया करना। हाँ, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। दीपाली अपना फ़ोन नंबर निधि को दे जाने लगी तो निधि बोली, अरे ट्यूशन फीस के बारे में तो आपसे बात की ही नहीं। ज़्यादा नहीं लूँगी आपसे, जितने पारस जी से ले रही हूँ उतनी ही आपसे लूँगी, कहकर दीपाली चली गई। चलो भाई, एक काम तो सही हुआ कि तुम्हें ट्यूटर पसंद आ गया। अब बच्चों के पीछे तुम्हारी रात दिन की किचकिच थोड़ी कम हो जाएगी। रमन चुटकी लेते हुए बोला, मुझे किचकिच करने का कोई शौक नहीं है,
अगर तुम्हारे मम्मी पापा का लाड प्यार ऐसे ही चलता रहा तो वो पढ़ लिए, इसलिए समझा देना उन्हें कि ट्यूशन के समय वो अपने कमरे में ही बैठे रहे, वरना दादा दादी को सामने देख वो पढ़ने की बजाय अपनी वही नौटंकी शुरू कर देंगे। समझा दूंगा हुजूर, कोई और फरमान हो तो वो भी बता दीजिए। आपको तो हर बात में मस्ती ही सूझती है। थोड़ा किचन में मेरे साथ हाथ हिला लो, सारी मस्ती दूर हो जाएगी। निधि कप उठाते हुए बोली, अरे तुम तो मस्ती करने का मौका कहाँ देती हो, इसलिए बातों से ही मन बहला लेते हैं। रमन लंबी सांस भरते हुए बोला। उसके अंदाज पर निधि को हंसी आ गई। किचन में काम करते हुए बार बार दीपाली का चेहरा निधि के सामने घूम रहा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये दीपाली नहीं अपराजिता है। माना एक ही चेहरे के दो इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो इसके दाएं हाथ में 6 उंगली, वो तो सबके हाथ में नहीं हो सकती। वैसे भी इसे तो मैं आंख बंद करके भी भरी भीड़ में पहचान सकती हूँ, लेकिन ये यहाँ कैसे? इसने मुझे क्यों नहीं पहचाना? पहचान भी लिया हो तो शायद जाहिर नहीं करना चाहती हो, तभी तो मुझे देख थोड़ा शक पका गई थी। वैसे मुझे कैसे पहचानेगी? मैं इसकी दीवानी थी, ये मेरी नहीं। और अब तो मेरा वजन भी थोड़ा, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही है। वैसे मैं इससे कितनी छोटी थी, कहाँ ये 11th क्लास में और कहाँ मैं 6th में। लेकिन इसकी शादी के बाद तो हमारी 1-2 बार मुलाकात भी हुई है। फिर भी हो सकता है ये अपने जीवन की पुरानी बातों को याद ही नहीं रखना चाहती हो। वैसे भी मैं तो इसके जीवन का छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन सुना था इसने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी। फिर निधि के मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे, जिनका जवाब केवल दीपाली के पास था। दीपाली के जाने के बाद रह रहकर निधि को उसका ही ख्याल आ रहा था। आता भी क्यों नहीं, अपने स्कूल के समय में दीवानी थी वो इसकी एक झलक पाने के लिए कितनी जल्दी बस स्टॉप पर आ जाती थी। दीपाली नहीं, अपराजिता, इसी नाम से जानती थी वो उसे। आज भी निधि को अच्छे से याद है जब पहली बार उसने अपराजिता को बस स्टैंड पर देखा था। 2 चोटी, घुटनों तक स्कर्ट, सुराही सी गर्दन और सबसे खास उसकी बड़ी बड़ी नसीली आंखें। वो तो उसे एकटक देखती ही रह गई थी। कितनी अच्छी लग रही थी वो। कहाँ ध्यान है तेरा, बस आ गई, निधि की सहेली ने उसे कोनी मारते हुए कहा था। हाँ हाँ चलो। कहाँ चले मैडम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो तड़का चल गया। अपने पति की आवाज़ सुन निधि वर्तमान में लौटी। ओ, जल्दी करते हुए उसने तड़का दाल में डाल दिया और अपनी झेप मिटाने के लिए बोली, कहाँ जला था? थोड़ा भी कम भूनूं तो कहते हो प्याज कच्ची रह गई, इसलिए मैं इसे ज़्यादा पका रही थी। वाह वाह श्रीमती जी, अपनी गलती छुपाना कोई आपसे सीखे। चलो भाई, हम तो आज जले हुए तड़के की दाल ही खा लेंगे जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते। कर लो जितना अत्याचार करना है, रमन मासूमियत से बोला। बातें कितनी भी बनवा लो आपसे, लेकिन हेल्प बिल्कुल भी नहीं करा सकते। बस बीच बीच में अपनी माँ की तरह मीन मेख निकालने आ जाओगे। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो श्रीमती जी? जैसा आप खिलाओगी हम तो चुपचाप खा लेंगे। हाँ, अपनी सासू माँ का गुस्सा हम पर मत निकालो। चलो हम तो चले, थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ हाँ, न्यूज़ देखो, फिल्म देखो, आराम करो। बस तुम्हारे लिए छुट्टी है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं। दीदी बड़बड़ाते हुए फिर से काम करने लगी, लेकिन चाहकर भी उसका मन काम में कहाँ लग रहा था। मन बार बार अतीत के गलियारों में पहुंच रहा था। 5वीं तक वो अपने कॉलोनी के पास वाले प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी। आगे की पढ़ाई के लिए सबको वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। वहां पर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे जो 2 शिफ्ट में चलते थे। सुबह की शिफ्ट लड़कियों की और दोपहर लड़कों की। लड़के लड़कियां या तो बस से या फिर पैदल ही वहां तक जाते थे। निधि अपनी सहेलियों की टोली के साथ बस से स्कूल जाती थी और स्कूल के पहले दिन ही उसकी नज़र बस स्टैंड पर खड़ी अपराजिता पर पड़ी थी। अगले दिन भी सुबह अपराजिता उसे वहीं खड़ी मिली। हाँ, उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर नज़र पड़ते ही वो थोड़ी निराश हो गई थी, क्योंकि वो उसके स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं थी, बल्कि साथ वाले दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म थी। अक्सर लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ही बस स्टैंड पर आती थी, लेकिन अपराजिता हमेशा अकेली ही खड़ी होती थी, सारी दुनिया से बेखबर, अपने में ही मगन।
यहाँ तक कि वो इधर उधर भी ना देखती, बस उसकी नजरें जमीन में ही गड़ी रहती थी। निधि का कितना मन करता कि वो एक बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा भर दे, लेकिन महीना भर होने को आया जो अपराजिता ने उसे एक बार भी देखा हो। कैसी लड़की है ये, इसकी कोई सहेली भी नहीं, अकेली ही खड़ी रहती है, बोर नहीं होती क्या? निधि थोड़ा झल्लाते हुए बोली, किसकी बात कर रही है तुम? कौन बोर नहीं होता? निधि की सहेली की बड़ी बहन जो उनके ही स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसने पूछा। दीदी, वो सामने लड़की खड़ी है ना, मैं उसके बारे में कह रही हूँ, बड़ी अजीब लड़की है ना। अरे वो अपराजिता नाम है उसका, पहले हमारे स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन इसे साइंस स्ट्रीम चाहिए थी जो हमारे स्कूल में नहीं थी, इसलिए सामने वाले स्कूल में चली गई। आप जानते हो इसे दीदी, आप इससे कभी बात नहीं करते। बस थोड़ा बहुत जानती हूँ, ये मेरे सेक्शन में नहीं थी ना, और बताया ना मैंने, ये स्कूल में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत पढ़ाकू है, सिर्फ किताबों में ही घुसी रहती है। सबसे अजीब बात, इतने सालों में इसने किसी से भी दोस्ती नहीं की। जब ये किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती तो कौन आगे बढ़कर इससे दोस्ती करेगा? ये तो बड़ी अजीब बात है दीदी। बताओ, इतने साल स्कूल में रहकर भी दोस्त नहीं इसके? अरे दुनिया बड़ी अजीब है। अभी तक तुम छोटे मोटे चूजे थे जो अब तक अपनी दड़बों में कैद थे, अब बाहर निकले हो, अब देखना दुनिया के असली रंग। चल बस आ गई, नहीं तो बातों के चक्कर में बस निकल जाएगी। उस दिन तो दीदी की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन साल बीतते बीतते समझ आ गई। हमें बड़े स्कूल व उसकी रंगीन दुनिया के किस्से पहले थोड़े अजीब लगे, फिर मजा आने लगा। लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप, ब्रेकअप, गिफ्ट, स्कूल बंक करना, छुट्टी के समय स्कूली लड़कों व कुछ आवारा लड़कों के झुंड रास्ते में खड़े रहते थे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातचीत, और फिर फ्रेंडशिप। बाप रे बाप, सचमुच एक अलग ही दुनिया थी वो। 7वीं क्लास में आते आते निधि को भी पढ़ाई के साथ साथ इस रंग बिरंगे माहौल की बातों में मजा आने लगा था। हाँ, बस सुनने भर तक वो अपनी हद जानती थी, इसलिए कभी उसने अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण जल्दी ही उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे, और टीचर्स भी उसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, इस 1-1.5 साल में अपराजिता के प्रति उसका आकर्षण बिल्कुल भी कम ना हुआ था। अब तो उसकी सहेलियां अपराजिता का नाम ले उसे छेड़ती भी थी। देखो तो भला कैसी पागल लड़की है, दीवानी भी है तो एक लड़की की। निधि तो सचमुच अपने आप में एक नमूना है, और किताबी कीड़ा भी। दूसरी सहेली हंसते हुए बोली, वैसे सही भी है, तेरे सहारे हमारी भी नैया पार हो जाती है। 2 साल बाद वो 8वीं क्लास में आ गई और अपराजिता कॉलेज जाने लगी थी। अब दोनों का समय अलग अलग हो गया था। हाँ, कई बार छुट्टी के समय आते हुए वो उसे बस में दिख जाती। कितने सुंदर सूट पहनने लगी थी कॉलेज जाते हुए अपराजिता, आंखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी। क्या गजब, सादगी में ही इतनी सुंदर लगती थी। अब तो उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती थी। हाँ, स्वभाव उसका अब भी वैसा ही था, अपने आप में ही सीमित, सबसे अलग। बस की खिड़की से बाहर देखती रहती थी, जहाँ कॉलेज के लड़के लड़कियाँ बस में खूब हंसी मजाक करते, वो गुमसुम अपनी ही दुनिया में खोई रहती। उसे घमंडी कहने के साथ साथ लड़के लड़कियाँ उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसे किसी की बातों की कोई परवाह न थी। हाँ, उसे बुरा लगता था जब कोई अपराजिता के बारे में कुछ भी गलत कहता। निधि अब 9th क्लास में आ गई थी और अपराजिता 2nd ईयर में। एक दिन शाम को वो स्कूल का काम करने बैठी ही थी कि तभी उसकी वो सहेली हड़बड़ाते हुए आई, जिसकी बहन अपराजिता के कॉलेज में थी। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों है? निधि ने उससे पूछा। चल छत पर चल, कुछ जरूरी बात बतानी है। ऐसी क्या बात है, यही बता दे। नहीं, सबके सामने नहीं, चल जल्दी, सुनकर तेरे भी परखच्चे उड़ जाएंगे। वो अपनी मम्मी को पढ़ने की बोल छत पर चली गई। जल्दी बता क्या बात है, मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। वो तेरी सीधी सादी रोल मॉडल हीरोइन जिसकी तू दीवानी थी। हाँ, क्या हुआ उसे, जल्दी बता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भाग गई? कहाँ भाग गई और क्यों? अरे बेवकूफ, भागने का मतलब अपने घर वालों से छुपकर एक लड़के के साथ भाग गई। और पता है वो लड़का भी कौन है? हे भगवान, जाना ही था तो किसी अच्छे से लड़के के साथ ही जाती।
उसे वही लफंगा पसंद आया? अरे कौन, अब बता भी दे। अरे वही लफंगा लड़का जो अक्सर आते जाते लड़कियों को छेड़ा करता था। ऐसे तो बहुत से लड़के हैं, तो किसकी बात कर रही है? अरे वही चौपड़पट्टी का लड़का जिसकी पिछले साल हमारी क्लास में पढ़ने वाली रुचि ने अपने भाई से पिटाई करवाई थी। याद आया कुछ? हाँ सुन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये खबर सुन कैसे वो अपने सिर को पकड़कर बैठ गई थी। जैसे तुझे यकीन नहीं हो रहा, वैसे मुझे भी नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी बहन ने बताया 4 दिन हो गए उसे गए। अब कॉलेज में पुलिस आई थी उसकी क्लास की लड़कियों से पूछताछ करने, तब सबको पता चला। नहीं, अपराजिता ऐसा नहीं कर सकती। वो तो कितनी सीधी सादी थी। जरूर किसी ने उसको बहलाया फुसलाया होगा। वो भला उस लड़के के साथ क्यों जाएगी? बेवकूफ़ है तू, बच्ची नहीं थी वो जो किसी के बहकावे में आ गई होगी। वो तो उस लड़के के साथ रहने वाले दूसरे लड़के को जब पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने सारा राज खोला। जल्दी पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। सुना है उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं। नहीं, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। तेरे यकीन ना करने से सच्चाई बदलने वाली नहीं। सच तो यही है जो मैंने कहा। अरे यार, आज रसोई में ही लगी रहोगी? पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाना बन गया हो तो ले आओ। रमन की आवाज़ सुन निधि वर्तमान में लौट आई। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी अपराजिता की यादें निधि को परेशान कर रही थी। रमन की बातों का भी वो हाँ ना में जवाब दे रही थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो बस सिर में थोड़ा दर्द है। कहो तो दबा दूं? बस आप तो रहने ही दो। मुझे मालूम है कैसी सेवा करोगे आप मेरी। लो यार, हमारी सीधी बातों का भी तुम टेढ़ा ही मतलब निकालती हो। सब पता है मुझे कितने सीधे हो तुम। उधर मुंह करो और चुपचाप सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। सोने से सिर दर्द अपने आप सही हो जाएगा। जो हुक्म श्रीमती जी, कहकर रमन पीठ फेर सो गया। लेकिन निधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंख बंद कर जैसे ही सोने का प्रयास करती, वैसे ही अपराजिता की यादें जो इतने वर्षों में मन मस्तिष्क में पड़ी धूमिल हो गई थी, आज फिर से जीवित हो उठी थी। अपराजिता को गए 6 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन इस बीच उसके बारे में कोई खबर ना लगी। पता नहीं वो वापस आई या नहीं। आई भी हो तो क्या पता उसके मम्मी पापा ने उसे स्वीकार ना किया हो। कहीं उस लड़के ने उसे गलत हाथों में तो नहीं दे दिया। अक्सर अखबारों में ऐसी खबरें आती रहती है। निधि सिर्फ अटकलें ही लगा सकती थी, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानती थी कि अपराजिता रहती कहाँ है, और उसकी सहेली की बहन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। किसी को भी उसके बारे में कुछ भी कैसे पता होता? किसी से उसकी ना तो बोलचाल थी ना दोस्ती। पता नहीं उस लड़के से कैसे दोस्ती हो गई उसकी। कुछ दिन उसके बारे में स्कूल की लड़कियों में चर्चा रही, फिर धीरे धीरे सब उसे भूलते गए। एक वही थी जो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि सबको धोखा हुआ है उसके बारे में। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। एक ना एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी इनको मेरी बातों पर विश्वास होगा। अपनी सहेलियों से इस बारे में बातें करती तो सब उसे ये कहते हुए चुप करा देते कि जितनी जल्दी हो सके उसे भूल जा और अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगा। ऐसी लड़कियों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते। मम्मी पापा ने सुन लिया तो खैर नहीं। अब उसने किसी से भी उसके बारे में चर्चा करना छोड़ दिया था। लेकिन ये क्या, वो तो अभी उसे ढंग से भूली भी ना थी कि उसकी ड्रीम गर्ल यानी अपराजिता उसे फिर से टकरा गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे फिर से देख सकेगी, लेकिन देख रही थी। वो भी अपनी सहेली की बड़ी बहन की शादी में। लाल बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी, आंखों का काजल उसकी आंखों के नशीलेपन को और बढ़ा रहा था। बालों का जूड़ा और उसमें गजरा, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, और हल्के से मेकअप में भी वो भला की खूबसूरत लग रही थी। हाँ, आज भी उसी तरह नजरें उसकी जमीन में ही गड़ी थी। उसकी सहेलियां भी अपराजिता को वहां देख हैरान थी। ये यहाँ कैसे और किसके साथ? अभी सब सोच ही रहे थे कि तभी वो लड़का जिसके साथ अपराजिता गई थी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। ये भी यहाँ, यानी कि इन दोनों ने शादी कर ली। देखो तो मांग भरी हुई है इसकी, लेकिन इन्हें किसने बुलाया है? यहाँ कौन इन्हें जानता है? सबका एक ही सवाल था, मुझे क्या पता? मुझे पूछकर थोड़ी ना सबको बुलाया गया है। मुझे तो बस
मेरी सहेलियों को बुलाने के लिए कहा था, सो मैंने बुला लिया। उसकी सहेली सबके सवाल सुन झलाते हुए बोली, तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या ये? पागल है क्या? हमारी रिश्तेदार नहीं ये, फिर लड़के वालों की तरफ से तो नहीं है ये। किसकी बात कर रही हो तुम सब? निधि की सहेली का भाई उनकी बातें सुनकर बोला, वो भैया, वो जो सामने खड़ी है ना, जिसने लाल साड़ी पहनी है और जो उसके साथ येलो कलर की शर्ट में है, अरे वो तो हमारी फैक्ट्री में काम करता है, अभी पिछले महीने ही लगा है, साथ में उसकी पत्नी है। कहकर उसका भाई चला गया। तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता है और तुझे ही नहीं पता? निधि ने अजीब सी नजरों से देखते हुए अपनी सहेली से पूछा, पागल है क्या तुम? मैं क्या अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को जानती हूँ? या मुझसे पूछकर पापा और भैया लोगों को वहाँ रखते हैं? वैसे भी हमारा फैक्ट्री में आने जाने का कोई मतलब नहीं। वैसे तू तो खुश हो जा, तेरी हीरोइन तुझे फिर से मिल गई। उसकी बातें सुन सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। चल उनके पास चलकर बातें करें। निधि उत्साहित होते हुए बोली, पागल है क्या तुम? हम क्या बात करेंगे उनसे? हम क्या जानते हैं उन्हें? तुम्हें जाना हो तो जा, हम तो चले खाना खाने। कहकर सभी सहेलियां वहां से जाने लगी तो निधि को ना चाहते हुए भी उनके पीछे जाना पड़ा। निधि का मन तो बहुत था, लेकिन सबके मना करने के बाद वो भी मन मसोज कर रह गई। लेकिन उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अपराजिता ने शादी कर ली और वो सही सलामत है। अब उस लड़के से भी कोई शिकायत नहीं थी। आज तो वो इन कपड़ों में थोड़ा ढंग का लग रहा था। स्कूल में वो अपनी सहेली से कई बार कह चुकी थी कि अब तो वो लड़का तुम्हारे यहाँ काम करता है, पता कर कैसा है। वो अब सुधर गया क्या? अपराजिता को ठीक रखता है? ठीक है बाबा, ठीक है, कुछ भी पता चलेगा तो तुझे जरूर बताऊंगी। उसकी सहेली की बहन की शादी की एल्बम आ गई थी और उसकी बहन भी मायके आई हुई थी। दोनों बहनें व उनकी भाभी मिलकर एल्बम देख रहे थे कि तभी एक फोटो में अपराजिता, उसका पति, उनकी भाभी के साथ खड़े थे। उसे देख उसकी बहन चौंकते हुए बोली, अरे ये भी मेरी शादी में आई थी, लेकिन ये तो। कह उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ गई जो तुम कहना चाहती हो। उसकी भाभी बात पूरी करते हुए बोली, लेकिन तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि गलती तो इसने की थी, लेकिन इसका साथ पाकर यह लड़का काफी सुधर गया है। तुम्हारे भैया बता रहे थे कि पूरा मन लगाकर काम करता है, साथ ही ओवर टाइम भी कर रहा है। कुछ ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया। तेरे भैया उसके काम से काफी खुश है। बातों ही बातों में उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी भूल पर शर्मिंदा भी है। शादी करने के बाद वो इस लड़की के मम्मी पापा के पास गए थे माफी मांगने, लेकिन जब उन्हें पता चला दोनों ने शादी कर ली तो उन्होंने इन्हें अपनाने से मना कर दिया और चेतावनी भी दी है कि आगे से दोबारा घर में कदम ना रखे। क्योंकि दोनों बालिग थे इसलिए पुलिस भी कुछ ना कर सकी। वैसे लड़के लड़कियां ऐसा कदम उठाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते कि उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। कितने जतन करने पड़ते हैं एक बच्चे को पालने पोसने में। माँ बाप अपना सुख चैन आराम सब लुटा देते हैं उनके पीछे, और वही बच्चे बड़े होकर इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने सुख के लिए अपने माता पिता की इज्जत दांव पर लगा देते हैं। चलो यहाँ लड़का सही निकला, अपनी गलत राह छोड़ इसने इससे शादी कर ली। सोचो अगर नहीं करता तो। लड़का सही निकला? कहाँ से ही निकला, वो तो उसका दिखावा भर था। छल किया उसने अपराजिता के साथ, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। पता नहीं जिंदा भी है या मर गया, लेकिन अपराजिता को तो उसने मरने के लिए छोड़ ही दिया था। वैसे भी इतना बड़ा धब्बा ले कोई जी भी कैसे सकता है, और वैसे भी लोगों की नज़रों में तो ये मर ही चुकी है, पता नहीं बची कैसे। हाँ, 2 बच्चे भी तो थे इसके, उनका क्या हुआ? वो बचे कि नहीं? कैसा बाप था? अरे पत्नी के बारे में तो नहीं तो कम से कम उन 2 मासूमों के बारे में सोचता। अपने क्षणिक सुख के लिए उसने उनका भविष्य व जान दांव पर लगा दी। जीती भी कैसे और किसके सहारे जीती? समाज जीने देता भलाई से? वो सब बातें याद कर निधि का मन उस लफंगे लड़के के प्रति घृणा से भर गया। मन बेचैन हो उठा। उसने करवट बदल देखा तो रमन गहरी नींद में सोया हुआ था। निधि उठकर बाहर गई। बच्चों के कमरे में झांक कर देखा तो वो भी सो चुके थे। उसने 1 गिलास पानी पिया और बाहर बालकनी में आ गई।
हवा के आ रहे ठंडे झोंकों से उसे कुछ राहत मिली। बालकनी में रखे झूले पर वो टेक लगाकर आराम से बैठ गई। वो जब भी परेशान होती तो यहाँ आकर ही उसे सुकून मिलता है। उस पर बैठ निधि ने आंखें बंद कर ली। आज भी याद है उसे, जब उसकी सहेली ने अपनी भाभी की बातें उसे बताई तो एक बार उसे भी अपराजिता पर गुस्सा आया। सच बात तो ये है, माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों को हमेशा अनदेखी करते हैं। उस दिन उसने मन ही मन फैसला किया था कि अपने मम्मी पापा को कभी शर्मिंदा होने का मौका नहीं देगी और उनके मान सम्मान को हमेशा अपनी खुशियों के ऊपर रखेगी। अब उसे अपनी सहेली मालती से समय समय पर अपराजिता के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता चल जाया करती थी। अपराजिता ने अब उसे अपनी सहेली मालती से समय समय पर अपराजिता के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता चलती रहती थी। अपराजिता ने अपने आसपास रहने वाले छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मालती के भाई ने अपराजिता के पति से मालती को भी घर में आकर ट्यूशन पढ़ाने की बात की। तब उसने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए उन्हें बताया कि अपराजिता प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे ज़्यादा काम व भागदौड़ करने की मना की है, तो वो उसे घर पर आने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मना कर रहा था। लेकिन अपराजिता की जिद और खुशी के लिए उसने हामी भर दी। एक दिन मालती चहकते हुए उसके घर आई और मिठाई उसके आगे करते हुए बोली, मुबारक हो, तेरी हीरोइन यानी अपराजिता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। आज सुबह उसका पति मिठाई के साथ ये खुशखबरी सुनाकर गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपराजिता ठीक है और बच्चे कैसे दिखते हैं? उसने चहकते हुए पूछा था। मुझे क्या पता, मैंने क्या देखे हैं। और वैसे भी अभी वो हॉस्पिटल में है, भैया भाभी को लेकर जाने की बात कर रहे थे। जब वो मिलकर आ जाएंगे तो तुझे बता दूंगी कैसे दिखते हैं। समय बीतता गया। अब वो 12वीं क्लास में आ गई थी। उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। अपराजिता की तरफ से भी उसका ध्यान हट गया था, या उसने खुद हटा लिया था, क्योंकि अपराजिता से शादी के बाद चाहकर भी उसकी कभी भेंट नहीं हुई। वैसे भी अब अपराजिता की जिंदगी सामान्य चल रही थी और वो उसकी तरफ से निश्चित हो अपनी जिंदगी को बनाने में लगी थी कि एक दिन मालती ने बताया कि अपराजिता के पति ने नौकरी छोड़ दी। क्यों? और काम करने लगा क्या? पता नहीं। भैया भाभी से कह रहे थे कि लगता है इस लड़के ने फिर से गलत राह पकड़ ली है। भाभी ने कारण पूछा तो बोले, पहले कभी छुट्टी नहीं करता था और अब तो जब तक छुट्टी कर लेता है और बीच बीच में पैसे भी मांगने लगता है। हो सकता है बच्चे छोटे हैं तो उनकी बीमारी खर्चे के लिए ज़रूरत पड़ती हो, भाभी ने भैया से कहा था। पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन एक दिन उसकी बीबी आई थी, मुझसे ये कहकर गई कि इसे महीने से पहले पैसे ना दे। जब मैंने उसे पैसे देने से मना किया तो तहश में आकर अनाप शनाप बकने लगा और नौकरी छोड़कर चला गया। ये तो उसने बहुत गलत किया। मुझे तो अपराजिता की फिक्र हो रही है, वो चिंतित होते हुए बोली थी। हमारे फिक्र करने से क्या होगा, ये उसकी खुद की पसंद है। अच्छा या बुरा जो भी होगा उसे स्वीकार करना ही होगा। वैसे भी कोई हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत ले। फाइनल एग्जाम का 1 महीना बचा है, अपनी पढ़ाई की फिक्र कर, समझी? मालती ने उसे समझाते हुए कहा। सही तो कह रही है मालती। वह अपराजिता की तरह अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। उसके मम्मी पापा को उससे बहुत उम्मीदें हैं, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सोच उसने कुछ समय के लिए अपराजिता के विचारों को अपने दिमाग से झटक दिया और अपने एग्जाम की तैयारी करने लगी। और उसके दिन रात की मेहनत सफल हुई। अच्छे नंबर के साथ उसने अपनी क्लास में टॉप किया। उसकी सफलता पर उसके माता पिता के साथ साथ पूरा स्कूल मोहल्ला बहुत खुश था। वो अभी अपनी सफलता की खुशी सही से मना भी नहीं पाई थी कि मालती ने उसे एक बहुत ही बुरी खबर दी, जिसे सुनकर वो चौंक गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। यकीन ना हो तो अखबार देख ले। कल जो बैंक डकैती हुई उसमें अपराजिता का पति भी शामिल था। पुलिस पकड़ कर ले गई उसे। भैया का शक सही निकला। उसने फिर से गलत संगत पकड़ ली थी, जिसका नतीजा सामने है। हे भगवान, अब अपराजिता और उसके बच्चों का क्या होगा? सोच सोच कर निधि का दिमाग फटा जा रहा था। उसका मन कह रहा था अभी भागकर अपराजिता के पास जाए
और उससे चीख चीख कर कहे, देखा, गलत कदम उठाने का नतीजा, अपने माता पिता के दिल को दुखी करने का नतीजा। लेकिन दूसरे ही पल उसे अपराजिता से हमदर्दी होने लगी। अभी वो उस घटना से उभरी भी ना थी कि 2 दिन बाद ही मालती ने उसे ऐसी खबर दी जिसे सुनकर वो सिहर गई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। काश ये सब झूठ होता, लेकिन यही सच है। उसके पड़ोसी ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। जब तक वो कुछ करता, वो अपराजिता व उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने दोनों बच्चों के साथ नहर में डूब आत्महत्या कर ली। लाश तक ना मिली उन तीनों की। मिलती भी कैसे? नहर में पानी का बहाव इतना तेज था कि पता नहीं कहां से कहां बहकर चले गए होंगे। पुलिस ने काफी खोजबीन करवाई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। भैया बता रहे थे कि उसके पति के कारनामे के बाद मोहल्ले वालों ने ताने देकर उसका जीना हराम कर दिया था। इस बदनामी से तंग आकर शायद उसने ये कदम उठाया होगा। मालती एक ही सांस में बोल गई, हे भगवान, उसने तो अपना नाम का ही मिथ्या कर दिया। बिना लड़े हार मान ली। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। इन सब में उन मासूमों का क्या कसूर था? कलेजा नहीं कांपा उसका उन बच्चों का जीवन समाप्त करते हुए? उसके माता पिता को भी तो उस लफंगे लड़के के साथ भाग जाने के कारण कितनी बदनामी का सामना करना पड़ा होगा। लोगों के कितने ताने सुनने को मिले होंगे। वो तो नहीं मरे, जी रहे हैं ना, तो फिर वो इतनी डरपोक कैसे निकली? क्यों नहीं उसने समाज का सामना किया? आज नहीं तो कल लोग भूल जाते इस बात को। अपने माता पिता के घर को छोड़कर जाने के समय कहाँ उसमें इतनी दिलेरी आ गई थी। तब नहीं घबराई वो। वैसे भी वो है ही ऐसी। पहले अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को मरने के लिए छोड़ दिया, और अब भी उसने अपने बारे में ही सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं। अगर एक माँ बनकर सोचती तो कभी ये गलत कदम नहीं उठाती। अपराजिता दुनिया से चली गई, साथ ही साथ निधि के दिल से भी नफरत हो गई थी उसे अपराजिता से। इस उम्र में वो जितना सोच समझ सकती थी, उस हिसाब से उसे अपराजिता सबसे बड़ी कसूरवार नजर आई। और उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपराजिता के साथ साथ उसकी यादों को भी अपने दिल से निकालना शुरू कर दिया। हाँ, कष्टकारी था उसके लिए ये सब, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी था। ग्रेजुएशन खत्म होते होते रमन का रिश्ता उसके लिए आया। ये रिश्ता निधि की बुआ ने बताया था, जो दूसरे शहर रहती थी। रमन व उसकी बुआ का परिवार आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। रमन व उसके परिवार वालों को पहली नज़र में वो पसंद आ गई और रमन से शादी कर वहाँ चली गई। अपराजिता को मरा हुआ समझ उसकी यादों को, जहाँ उसने 15 साल पहले अपने मायके में ही दफना दिया था, आज फिर से वही अपराजिता दीपाली बन जीवित हो उसके सामने खड़ी थी। ये सब याद करते करते लगभग आधी रात बीत गई थी। झूले पर बैठे बैठे निधि की आंख लग गई और वो वहीं सो गई। सुबह अलार्म के बार बार बजने से रमन की आंख खुली। उसने आंखें बंद किए हुए निधि को अलार्म बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब निधि की तरफ से कोई जवाब न आया और अलार्म बजता ही रहा तो रमन को उठना ही पड़ा। रमन ने उठकर अलार्म बंद किया। देखा तो 5:30 बज रहे थे। निधि रोज सुबह इसी समय उठती है, लेकिन घर की तो सभी लाइटें बंद है। तो फिर रमन ने बाथरूम में झांका, वो भी खाली था। तभी उसकी नज़र बाहर बालकनी में झूले पर गई। निधि को ऐसा सोता देख उसे बड़ा अच्छा लगा। वो चादर लेकर जैसे ही उसे ढकने लगा कि तभी हड़बड़ाकर निधि की आंख खुल गई। अरे आप, सुबह हो गई, मुझे जगाया क्यों नहीं? और मैं यहाँ? और फिर कुछ याद कर वो खुद ही चुप हो गई और उठते हुए बोली, ओहो, 6 बजने वाले हैं। आज तो सारा काम लेट हो गया। आज बच्चों की बस निकल जाएगी। उसकी हड़बड़ाहट व नींदी आंखें देख रमन उसे वापस झूले पर बैठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बैठो आराम से, मैं चाय लेकर आता हूँ। पहले दोनों मिलकर चाय पियेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। वैसे भी कितने दिन हो गए हमें एक साथ इस झूले पर यूं साथ बैठे हुए। निधि कुछ नहीं बोली, बोलती भी क्या, रात भर जागने के कारण उसका सिर बहुत भारी था, इसलिए वो थकी सी दोबारा झूले पर निठाल हो गई। रमन थोड़ी ही देर में 2 कप चाय लेकर आ गया और उसे चाय पकड़ाते हुए बोला, लीजिए श्रीमती जी, हमारे हाथों की कड़क चाय, जिसे पीकर आपके सिर का दर्द जाता रहेगा और आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेगी।
रमन की बातें सुन निधि धीरे से मुस्कुरा दी। सचमुच कितना प्यार करता है रमन उससे। शादी को इतने साल हो गए, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। उसकी हर बात को सिर माथे पर रखता है। उसे फक्र है अपने माता पिता की पसंद पर। चाय पीकर और रमन से बात कर वाकई में निधि को बहुत अच्छा लगा। रमन चाहता था कि वो कुछ देर और उसके साथ बैठे, लेकिन उसे पता था अब बैठने का मतलब स्कूल व ऑफिस से सबकी छुट्टी। इसलिए हाथ मुंह धोकर वो जल्दी से काम में जुट गया। रमन ने बच्चों को जगाया और स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगा। बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर आने के बाद वो निधि से बोला, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो आराम करो, कहो तो मैं भी आज ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। वैसे आप छुट्टी कर क्या करोगे? तुम्हारी सेवा पानी करूँगा और क्या। आप और सेवा मैं सब समझती हूँ, मुझे आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं पतिदेव। मेरी तबीयत बिल्कुल सही है और आपको छुट्टी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से उठिए और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलिए। क्या यार, हमेशा कहती रहती हो कि आपको मेरी फिक्र नहीं, और अब फिक्र कर रहा हूँ तो क्या, सब पता है मुझे। पहले आप मेरी कई बार सेवा कर चुके हैं, अब मैं आपके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। कहते हुए निधि ने उसे बाथरूम की ओर धकेल दिया और खुद किचन की ओर चल दी। ऑफिस जाते हुए रमन ने उसे याद दिलाया कि 5 बजे बच्चों की ट्यूशन टीचर आएगी। हाँ, अपना ध्यान रखना, तबीयत सही ना हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मुझे सब याद है, आप भी अपना ख्याल रखना। रमन के जाने के बाद निधि ने जल्दी से घर का काम निपटाया। उसका सिर अब भी दुख रहा था, शायद नींद पूरी ना होने के कारण। नाश्ता करने के बाद वो सिर दर्द की दवाई ले थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी तो उसे नींद आ गई। दरवाजे की घंटी से उसकी नींद खुली। उसने घड़ी की ओर देखा तो 2 बज रहे थे। उठते हुए वो मन ही मन बड़बड़ाई, अरे मैं इतनी देर तक सोती रही, बच्चे आ गए और खाना भी नहीं बना। दोनों बच्चों ने अंदर घुसते हुए पूछा, मम्मी आज क्या बनाया लंच में हमारे लिए? वो क्या कहती, इसलिए बात बदलते हुए बोली, कल तुम्हारी ट्यूशन टीचर तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रही थी, वो तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गई है। इस खुशी में आज तुम्हारी मैगी पार्टी है। मैगी का नाम सुनते ही बच्चों की आंखों में चमक आ गई और दोनों चिल्लाते हुए बोले, ये। जब तक बच्चे कपड़े बदल कर आए, निधि ने दोनों के लिए मैगी बना दी, साथ ही उनके लिए फ्रूट्स भी काट दिए। फ्रूट पर नजर पड़ते ही दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए बोले, मम्मी इतने सारे फ्रूट्स, इनसे पेट भर जाएगा, फिर हम मैगी कैसे खाएंगे? हाँ तो जंक फूड खा रहे हो, इनके साथ कुछ हेल्दी भी तो होना चाहिए ना। पहले अपने फ्रूट खत्म करो, फिर उसके बाद मैगी मिलेगी। सुन दोनों बच्चों का मुंह बन गया, लेकिन उनको पता था इन्हें खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। दोनों ने झटपट फ्रूट खाए और फिर मजे से मैगी खाने लगे। खाना खाने के बाद जैसे ही बच्चे टीवी के सामने बैठे, निधि उन्हें कमरे में जाकर कुछ देर सोने के लिए कहा। थोड़ा आराम कर लो, शाम को पता है ना, आज से तुम्हारी ट्यूशन क्लास शुरू है, नहीं तो तुम पढ़ते हुए ऊँघते रहोगे। मम्मी टीवी वो भी देखना, लेकिन ट्यूशन के बाद। बच्चे कुछ देर में सो गए और निधि मैगजीन पढ़ते हुए अपराजिता का इंतजार करने लगी। उसे उत्सुकता थी उसे मिलने और उसके जीवित होने का राज पूछने की। वो कुछ घंटे उससे काटे नहीं कट रहे थे। उससे मिलकर कहाँ से शुरू करेगी, क्या पूछेगी, क्या वो उसके सवालों का जवाब देगी? वो अभी इसी उधेड़ बुन में थी कि दीवार घड़ी में 5 बजे का घंटा बज गया और साथ ही दरवाजे की डोर बेल। निधि ने खुद को सामान्य करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। सामने दीपाली खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। दीपाली ने भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया। निधि उसे एक कमरे में बैठाते हुए बोली, आप यहाँ बैठे, बच्चे अभी आते हैं। निधि ने बच्चों को जल्दी से उठाया और उनका मुंह धुलाकर पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वो पानी रखने कमरे में गई तो देखा बच्चे थोड़े ऊँघ रहे थे। उसे देख दीपाली ने कहा, प्लीज़ कल से इन्हें मेरे आने से थोड़ा पहले उठा दिया करना, वरना ये पूरा 1 घंटा यूं ही जमाही लेते रहेंगे और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सुन निधि ने हामी सिर हिला दिया और बोली, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? मैं कुछ नहीं लूँगी, ज़्यादा चाय पीने से मुझे एसिडिटी हो जाती है और कॉफ़ी दिन में सिर्फ 2 ही बार लेती हूँ। अभी जहाँ पढ़ाकर आई हूँ वहाँ मैंने कॉफ़ी पी ली, प्लीज़ बुरा मत मानना, इट्स ओके। कहकर वो बाहर गई। पूरे 1.5 घंटे बाद दीपाली कमरे से बाहर निकली।
अच्छा चलती हूँ, कल इसी समय पर आऊँगी। निधि उसे कितना कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसको सामने पाकर वो जड़वत हो गई, मानो उसकी जुबान तालू से चिपक गई हो। उसके जाने के बाद उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। ये उसे क्या हो गया था? पूरी रात जिसके लिए उसने काली कर दी, उसके सामने कुछ ना कह सकी। कितनी बुद्धू हूँ मैं। हाँ वो तो हूँ ही, रमन भी तो यही कहते हैं। कोई बात नहीं, अब वो रोज ही आएगी। वैसे भी पहले ही दिन उससे ऐसी बातें करना शायद सही नहीं होता। हो सकता है कि वो मेरी बातों का बुरा मान जाती और बच्चों को पढ़ाने ना आती, या मुझे पहचानने से इनकार कर देती। वैसे अभी तो माँ पिताजी के आने में 1 हफ्ता है, इससे पहले ही मैं इससे बात कर लूँगी। उनके आने के बाद तो चाहकर भी मैं कुछ नहीं पूछ पाऊँगी। मुझे पता है मेरी बातों से उसके पिछले घाव फिर से हरे हो जाएंगे, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो परेशान हूँ। धीरे धीरे कर शुक्रवार भी आ गया। पिछले 4 दिन उसने यूं ही पसोपेश निकाल दिए, और अगर आज भी इससे बात ना कर पाई तो फिर शायद पता नहीं कब मौका लगे, क्योंकि शनिवार एतवार की रमन की छुट्टी होती है और परसों तो माँ पिताजी आ ही जाएंगे। नहीं, मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती। यही सब सोच सोच कर वो परेशान थी। इतनी देर में दीपाली आ गई। अब तो बच्चे उसके आने से पहले ही कमरे में जाकर बैठ जाते थे। उनको दीपाली का पढ़ाने का तरीका और व्यवहार बहुत पसंद आया था। वो दोनों निधि के सामने उसकी खूब बड़ाई करते। निधि अभी अपने विचारों में खोई हुई थी कि दीपाली के साथ साथ बच्चे भी बाहर आ गए। उनकी आवाज़ सुनकर वो चौंकते हुए बोली, आज इतनी जल्दी पढ़ाई खत्म हो गई? मम्मी जल्दी कहाँ, घड़ी तो देखो। कहकर दोनों अपने कमरे में टीवी देखने चले गए। अरे इतनी जल्दी समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। अभी वो सोच ही रही थी कि दीपाली से कैसे बात शुरू करे कि तभी दीपाली बोली, आज मैं आपके हाथों की बनी कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, पिलाओगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। निधि जाकर जल्दी से 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। दीपाली को कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए बोली, लीजिए पीकर बताइए कैसी बनी है कॉफ़ी। आप इतनी अच्छी हैं तो कॉफ़ी भी अच्छी ही बनी होगी निधि जी। अरे आपको कैसे पता मैं अच्छी हूँ या बुरी? अभी तो हमें मिले 4-5 दिन ही हुए हैं। निधि कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोली, क्या हमारी पहचान इतने ही दिन की है निधि? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मेरे ख्याल से तो हम एक दूसरे को लगभग 20 सालों से जानते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? आप अपराजिता हो ना, जो स्कूल टाइम में मेरे साथ बस स्टैंड पर रोज खड़ी रहा करती थी? हाँ सही पहचाना आपने। मैं वही अभागी अपराजिता हूँ जिसे अब तक आप और आप जैसे न जाने कितने लोग मरा समझकर भूल चुके थे। वैसे याद रखने जैसा मैंने किया भी क्या था? मैं तो समाज पर एक बदनुमा धब्बा थी, एक ऐसी स्वार्थी लड़की जिसने जीते जी अपने माँ पिता को बदनामी के दलदल में धकेल मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी उसी गलती की सज़ा मुझे जीते जी भगवान ने दे दी, जिसके पीछे मैंने अपने माँ पिता की भी परवाह नहीं की। उसने कुछ दिनों बाद मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। सही भी है, मेरी जैसी लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए। अपराजिता ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा। उसको दुखी देखकर निधि को बहुत बुरा लग रहा था। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। वो अपनी सफाई देते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, आपसे मिलकर बातें कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों में किसी अपने से बात करने के लिए तरस गई थी। सभी को तो मैंने अपने कर्मों से दूर कर दिया। अपने मन की बात कहना चाहती थी, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती थी। मुझे पता है तुम मुझे कितना पसंद करती थी, हमेशा मेरी ओर देखती और मुझसे बातें करना चाहती थी। लेकिन मेरी तो दुनिया ही अलग थी। सपनों और फिल्मों की दुनिया में जीती थी मैं। अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल कटी हुई अपने में खोई रहती। ऐसा नहीं कि इसमें मेरे परिवार का दोष था। उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी, बहुत लाड़ प्यार दिया, लेकिन मैंने उनके लाड़ प्यार का बदला इस रूप में चुकाया। कहते हुए अपराजिता कुछ देर के लिए चुप हो गई। निधि कुछ सोचते हुए बोली, अपराजिता जी, आप इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और इतने अच्छे परिवार से थी, फिर आप उस लड़के के झांसे में कैसे आ गई? मैंने कहा ना, मेरी दुनिया अलग थी। मैं फिल्में बहुत देखती थी, फिल्मों के प्यार, फैंटेसी की कहानियाँ जिसमें हीरो कितना भी बिगड़ा होता लेकिन हीरोइन का प्यार पाकर
सही रास्ते पर आ जाता था। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कई बार मैं मम्मी से जब इस बारे में बात करती तो वो हमेशा समझाते हुए कहती, बेटा ये सब फिल्मी बातें हैं, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मम्मी, मैंने तो सुना है फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो हमारे आसपास होता है। उनकी बातें सुन मैं हमेशा यही कहती, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये तो उनके पैसे कमाने का जरिया है। इन सब के चक्कर में आकर न जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और कितने ही घर उजड़ गए। मैं ये नहीं कहती कि सिनेमा गलत है, लेकिन इसके भी दो रूप है, अच्छा और बुरा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इससे क्या सीखते हैं। और मैंने इसके दूसरे पक्ष बुराई को चुना। जिस लड़के की परछाई से भी सारी लड़कियां दूर भागती थी, मुझे उसमें अपना हीरो नजर आता था और उसके प्रति मेरा लगाव धीरे धीरे दीवानगी में बदल गया और हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। उसके कुछ महीने के प्यार में ही अपने मम्मी पापा के दिए बरसों के लाड दुलार को भूला, उनको बदनामी के दलदल में धकेल अपना आशियाना सजाने निकल पड़ी। कुछ रुपए पैसे मैंने रखे, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कुछ महीने दूसरे शहर में रहे। जब वापस आए तो सोचा मम्मी पापा शायद हमें अपना ले, लेकिन उन्होंने हमें घर से नहीं अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दिया। सही भी है, जब मैंने ही उनके बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं उनसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ। हाँ, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के शुरू के साल बिल्कुल फिल्मों वाले थे। मेरा पति मेरा साथ व प्यार पाकर सुधर गया था और अपने बुरे दोस्तों का साथ भी उसने छोड़ दिया और तुम्हारी सहेली के भाई की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। भगवान ने दो नन्हे मुन्ने बच्चों से जल्दी ही मेरी गोद भर दी। अब मुझे लगने लगा था कि मैंने उससे शादी करके कोई गलती नहीं की, मेरा फैसला सही था और मेरे माता पिता की सोच गलत। लेकिन जल्दी ही मेरा ये भ्रम भी टूट गया और जिंदगी की हकीकत मेरे सामने आने लगी। कहते हैं ना, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता थोड़ा टेढ़ा और लंबा होता है। तो मेरा पति जो शुरू से ही बेईमानी की राह पर चलता था, गुंडागर्दी मार पिटाई और छीना झपटी जिसका पेशा रहा था, वो भला इस रास्ते पर कब तक चल पाता। ईमानदारी की राह पर उसके कदम अब डगमगाने लगे थे। जहाँ पहले वो अपने गलत धंधों से कुछ ही घंटों या दिनों में हजारों रुपए कमा लेता था, उन पर जी भर ऐश करता, अब महीने भर काम करने के बाद चंद रुपए ही उसके हाथ में आते थे। दो प्राणियों का खर्चा चलाना और सोच समझकर खर्च करना, ये सब उसके बूते से बाहर होता जा रहा था। अपने खाने पीने के शौक और बुरी लतों को जो उसने प्यार की खातिर कुछ दिनों के लिए दबा दिया था, वो फिर से उठने लगे थे। वो घर गृहस्थी के बढ़ते खर्चों को देखकर बौखलाने लगा था। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता और कई बार तो लड़ाई झगड़े पर उतारू। बढ़ते खर्चों को देख मैंने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, आमदनी बढ़ी तो उसने अपने शौक और बढ़ा लिए। मुझे देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन इसी बीच मैं गर्भवती हो गई। ये खुशखबरी सुनकर वो भी बहुत खुश हुआ। फिर से एक बार सही राह पर चलने की कोशिश करने लगा। मेरा खोया प्यार फिर से मुझे मिल गया। अब वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखता। पहले की तरह फिर से उसने ओवर टाइम करना भी शुरू कर दिया था। घर के कामों में भी मेरी मदद करता। 9 महीने पंख लगाकर बीत गई और मेरी झोली 2 नन्हे मुन्ने से भर गई। अपने बच्चों को देख वो फूला ना समाया था। हमेशा उनको सीने से लगाए रखता, बहुत लाड़ दुलार करता उन्हें। मुझे यकीन होने लगा कि जो कमी मेरे प्यार में रह गई थी वो शायद बच्चों के द्वारा पूरी हो जाए और मेरी गृहस्थी फिर से बच जाए। जहाँ 2 व्यक्तियों का खर्चा उसके लिए दूबर हो रहा था, अब तो 4-4 जनों का खर्चा। बढ़ते खर्चे ने उसके सिर से बाप बनने की खुमारी जल्दी ही उतार दी। जहाँ पहले वो मुझ पर ही चीखता चिल्लाता था, अब बच्चों का रोना भी उससे बर्दाश्त ना होता। छोटे बच्चों पर भी हाथ उठा देता। अपने शौक पूरे करने के लिए फैक्ट्री से जब तब रुपए उधार ले लेता। ऊपर से छुट्टियां भी ज़्यादा करने लगा था। महीना पूरे होते होते तनख्वाह के कुछ रुपए बच पाते। वो तो मेरी ट्यूशन की कमाई से गुजारा चल रहा था। शुरू में तो उसने बहाने बनाकर मुझसे भी रुपए लिए, लेकिन उसके बदलते व्यवहार और संगत को देख मैंने उसे रुपए देने बंद कर दिए। एक दिन पता चला कि वो फैक्ट्री से लड़ झगड़ कर नौकरी छोड़कर आ गया। मैंने उसे कितना समझाया कि माफ़ी मांगकर
दोबारा से फैक्ट्री चला जाए, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं। अब तो आधी आधी रात तक बाहर रहता। समझ तो मैं गई थी कि इसने पुरानी राह पकड़ ली थी। अब उसकी जेब नोटों से भरी रहती थी, लेकिन मैंने उस हराम की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाया, ना ही उसे अपने बच्चों पर खर्च किया। मैंने कभी बच्चों का वास्ता दिया और कभी घर छोड़कर जाने की धमकी दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। हमेशा यही कहता, छोड़कर कहाँ जाओगी, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें घर में घुसने तक ना देंगे, और मैं अपने बच्चों को ऐसी 2 कौड़ी की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। ईमानदारी से पैसा कमाकर देख लिया, पूरे महीने काम करने पर भी घर का खर्च नहीं निकलता, और मेरे धंधे से ऐश ही ऐश। वैसे भी ये सबके बस की बात नहीं, इसके लिए भी जिगर चाहिए। अपने बच्चों को अपना हुनर सिखाऊंगा, इनको किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। अब हमेशा उसके मुंह पर यही बात रहती। उसकी बातें सुन मेरा कलेजा कांप जाता। अब मुझे फिल्मी और हकीकत की दुनिया में फर्क महसूस होने लगा था। प्यार का तलीसम तो कब का टूट चुका था। अब मैं प्रेमिका नहीं, पत्नी के साथ माँ भी थी। एक पत्नी फिर भी जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन माँ होकर अपने बच्चों के लिए मैं ऐसी जिंदगी नहीं, ये तो मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसका घर छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को खुद अपने बलबूते पर पालूंगी, लेकिन दूसरे ही पल मैं अपने मासूम बच्चों का चेहरा देख कमजोर पड़ जाती। इन्हें लेकर कहाँ जाऊं, कोई और ठिकाना नहीं, कैसे पालूंगी, क्या दुनिया जीने देगी हमें? नहीं, अकेली औरत के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं। मेरी नादानी की वजह से मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आ जाए। ये चाहे कितना भी बुरा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ढाल है। क्या पता कुछ समय बाद सुधर जाए। बस यही सोचकर मैं अपने बढ़ते कदमों को वापस पीछे खींच लेती। अब मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। हाँ, ट्यूशन में पढ़ाती रही जिससे घर खर्च चल सके, लेकिन अब मेरे पति के व्यवहार और उसकी गलत संगत को देख लोगों ने अपने बच्चों को भेजना धीरे धीरे कम कर दिया। मेरे दुख कम होने के नाम नहीं ले रहे थे, और उसने वो काम कर दिया जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, बैंक डकैती, इतना बड़ा कांड, घर पर पुलिस आई और मोहल्ले वालों को पता चल गया। अब मुझे व मेरे बच्चों को हिकारत भरी नज़रों से देखने लगे। घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। ऐसा लगता डकैती उसने नहीं, मैंने या मेरे बच्चों ने डाली है। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरा दिन सोचने के बाद मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया। पहले मैंने सोचा बच्चों का इसमें क्या कसूर, लेकिन दूसरे ही पल लगा कि मेरे जाने के बाद इन अनाथों का कौन सहारा है। मरने के बाद ही हम सबको इस बदनामी की जिंदगी से मुक्ति मिल सकती है। और रात के अंधेरे में मैं अपने दोनों बच्चों के साथ निकल पड़ी मुक्ति के रास्ते पर। लेकिन वहां पहुंचकर अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखकर मैं नहर में कूदने की हिम्मत ना जुटा पाई। बार बार एक ही ख्याल मन में आ रहा था कि ईश्वर की दी जिंदगी छीनने वाली भला मैं कौन। अपनी ये गलत करने की वजह से मैं अपने माता पिता का नाम वैसे ही मिट्टी में मिला चुकी हूँ, लेकिन अब उनके दिए नाम का मैं यूँ अपमान नहीं कर सकती। अपराजिता जिंदगी की विपरीत हालातों से इतनी जल्दी पराजित नहीं होगी, वो उसका डटकर सामना करेगी। जीवन में मैं एक भूल व गलत फैसला पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन अब दूसरी भूल नहीं करूँगी। मुझे जीना है और अपने बलबूते पर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। नहीं, मैं जिंदगी से हार नहीं मानूंगी, कहकर मैं चल पड़ी एक नई अनजान मंजिल की ओर, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल एक दिन वो जेल से छूट ही जाएगा और फिर से वही जिंदगी। नहीं, मैं अपने बच्चों को एक बदनाम की जिंदगी नहीं दे सकती। कुछ रुपए थे मेरे पास, उन्हें वह अपनी डिग्री लेकर मैं यहाँ चली आई और एक नया जीवन शुरू किया। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, पैसे कम थे, इसलिए छोटी सी बस्ती में घर लिया। कोई इनके बाप के बारे में पूछता तो कह देती मर गया। जिंदगी की गाड़ी चलाने व पेट की आग बुझाने के लिए काम भी ज़रूरी था, लेकिन छोटे बच्चे थे, उन्हें किसके सहारे छोड़ती। इसलिए फिर से ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। मेरे पढ़ाने के तरीके से खुश होकर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और आमदनी भी। कुछ ही सालों में मैंने एक अच्छी जगह मकान किराए पर ले लिया और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डाल दिया।
और आज तुम्हारे सामने हूँ। अपराजिता अपनी बात खत्म कर लंबी सांस भरते हुए बोली, अपराजिता जी, सचमुच आपकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही है, लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि आपने अपने नाम को सार्थक किया और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना कर जिंदगी से हार नहीं मानी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैंने सुना था कि आपके किसी पड़ोसी ने आपको नहर में कूदते देखा था। फिर मुझे नहीं पता कि किसी ने देखा था या नहीं। वैसे भी हमारे समाज का मानना है कि अकेली औरत घर नहीं चला सकती, तो फिर ऐसी परेशानियों का सामना कैसे करती बेचारी। इसलिए हार मानकर उसने आत्महत्या कर ली होगी और शायद यही अफवाह उड़ गई होगी। हाँ, हो सकता है यही हुआ हो। आपके बच्चे, आपने उन्हें उनके पिता के बारे में बताया या फिर? और आपके पति का क्या हुआ? वो जेल से छूटा या नहीं? आप उससे मिली उसके बाद? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वैसे भी आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उन्हें सच्चाई का पता चल ही जाता। और वैसे भी मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी से वो सीख ले और जिंदगी में कोई भी कदम जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कभी ना उठाए, वरना उसका अंजाम वो देख ही रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, जिंदा भी है मर गया। मैं अपने बच्चों पर उसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती और ना ही मेरे बच्चे उससे मिलना चाहते हैं। वैसे भी उसे अपने बच्चों से इतना ही मोह होता तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाता। मैं और मेरे बच्चे अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दोनों 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अपने बच्चों के चेहरे की मुस्कान देख मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। अब तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं चलूँ? अपराजिता ने उठते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर निधि की ओर देखते हुए बोली, वैसे निधि जी, अपराजिता तो सालों पहले मर चुकी है। अब आपके सामने दीपाली खड़ी है। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, आप बेफिक्र रहिए, आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी। सुन अपराजिता हाथ जोड़ चली गई। उसकी बातें सुन आज निधि के मन के सारे गिले शिकवे धुल चुके थे। आज उसके दिल में सिर्फ अपराजिता के प्रति मान सम्मान बढ़ गया था। हाँ, गलती तो की उसने, लेकिन उनसे सबक ले आगे बढ़ी। जीवन के हर संघर्ष का डटकर मुकाबला कर अपराजिता कहलाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।